हमारे देश में अगर देखा जाए तो एक होड़ लगती है वीआईपी ट्रीटमेंट लेने के लिए, वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने वाले लोगों की। उनके सामने मैंने वो हैंडलेस को मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं अपना सामान खुद उठा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पर जितने एमपीज आ रहे थे सब हैंडलेस को लेके आ रहे थे, मैंने मना कर दिया। पिछड़े शहरों की बात होती है, जबलपुर सबसे हाईएस्ट पे रहता है, आपको कभी दुख नहीं होता? दिल में कशिश है कि जबलपुर को वो प्राथमिकता और वो इम्पोर्टेंस कभी नहीं मिल पाई जो कि दूसरे शहरों को मिली इस प्रदेश में। सांसद बने हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं जबलपुर के लोगों की है। किस तरह का शहर, किस तरह की परियोजनाएं, किस तरह के प्रोजेक्ट के साथ आप जबलपुर को देखना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जबलपुर को एक बड़ा एडवांस्ड वेल इक्विप्ड मेट्रो की तौर से देखना चाहता हूँ। क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में जबलपुर के दोनों सांसद एक और एक 11 की भूमिका में रहेंगे? इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट मेरा उद्देश्य जबलपुर का विकास है। नमस्कार, टॉक टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोरी। वीआईपी कल्चर के खिलाफ पूरे देश में आवाज़ें तो उठती है, लेकिन इसको फॉलो कोई नहीं करता। यह पहला मौका है जब किसी सांसद ने वीआईपी कल्चर और वीआईपी ट्रीटमेंट के खिलाफ न केवल आवाज़ उठाई है, बल्कि जिन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है उनको कड़ा पत्र भी लिखा है। यह सबसे फख्र की बात यह है कि यह आवाज़ उठी है अपने ही जबलपुर शहर से। यहाँ के सांसद राज्यसभा के जो हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने बाकायदा वीआईपी ट्रीटमेंट लेने से इनकार किया था और स्पाइस जेट एयरवेज के एमडी को पत्र लिखकर सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किए जाने की गुजारिश भी की है। हम जानेंगे आज खुद विवेक तनखा जी से किस प्रकार का उनका वाकया था, किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया था। विवेक जी, बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। वीआईपी रेजिज्म के खिलाफ खूब आवाज़ें तो उठती है, लेकिन पहली बार किसी सांसद स्तर के किसी शख्स ने जो है इसकी खिलाफत की है और बाकायदा पत्र भी लिखा है। क्या वाकया था पूरा, क्या आपने देखा वहाँ? एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मेरी जो सोच है, ये कोई सांसद बनने के बाद की सोच नहीं है। ये सोच बहुत पुरानी सोच है, जिसमें मैं खुद विश्वास करता हूं कि व्यक्ति को जितना सिंपल हो सकते रहना चाहिए। अनावश्यक फ्रिल्स जो होते हैं पावर के, पोजीशन के, उसकी आवश्यकता नहीं है लाइफ में। कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं। आप कई लोगों को सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है तो वो सिक्योरिटी रहेगी, कई लोगों को दूसरी आवश्यकताएं होती हैं, बट वो एक अलग बात है। बट अपने तरफ से इंसान को जितना सिंप्लिसिटी पॉसिबल है रहना चाहिए। उस दिन भी ऐसे ही वाकया था कि उन्होंने बस में हम सांसदों को बैठा दिया, स्मृति ईरानी जी के हस्बैंड को बैठा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अजय विश्नोई साहब और सब सामने खड़े देख रहे थे। मुझे खराब लगा क्योंकि हम लोग सब पैसेंजर्स हैं, मित्र हैं, और आवश्यकता नहीं है 40 सीटर में 3 लोग बैठ के चले जाएं और सब बाहर खड़े देखते रहें, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मुझे क्योंकि खराब लगा और ये वाकया दूसरी बार हुआ था, तो मैंने स्पाइस जेट के जो सीईओ हैं उनको चिट्ठी भेजी। कल भी जब मैं एयर इंडिया के काउंटर पे पहुंचा, उन्होंने एक हैंडलर को मुझे दिया और कहा कि ये आपका सामान लेके चलेंगे। बल्कि जस्टिस एंड मिसेस नावलेकर भी खड़े थे वहां पर। उनके सामने मैंने वो हैंडलेस को मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं अपना सामान खुद उठा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां पर जितने एमपीज आ रहे थे सब हैंडलेस को लेके आ रहे थे, मैंने मना कर दिया। हो सकता है कि जिस वक्त मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा और तब कोई मदद करने के लिए हैंडलर की जरूरत हो सकती है, बट आज मैं उतना बूढ़ा नहीं हूं कि मैं अपना सामान नहीं उठा सकता। कश्मीर गया था मैं अभी कुछ दिन पहले। डेविड कैमरन का आपने एक ट्वीट भी किया था, ये उदाहरण साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं इसके पक्षधर आप नहीं हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं कश्मीर गया था। कश्मीर के श्रीनगर के एसपी साहब ने बोला कि तनखा साहब आपके साथ 2 जिप्सियाँ चलेंगी जिसमें तमाम आम लोग होंगे। हमने उनको धन्यवाद बोला और कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं, मेरी वाइफ हॉलीडे में आए हैं, हमारी होटलों में बुकिंग है, हमारे पास टैक्सीज है, हमारे पास फ्रेंड है, हमको इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं 10 दिन कश्मीर में घूमा, सब जगह गया, टनमर्ग, सनमर्ग, सोनमर्ग, द्रास, पहलगांव, गुलमर्ग, सब जगह गया और कहीं पर मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। किसी को यह भी नहीं पता होगा कि मैं एमपी हूँ और सबसे सामान्य रूप से मिल रहा था, बातचीत कर रहा था, हंसी मजाक हो रहा था। और उसी के बाद कश्मीर की स्थिति और आने के बाद और खराब हो गई। मगर क्या आपको लगता है कि अब परिस्थितियां बदल रही है, देश को इन सब बातों से निजात मिलना चाहिए अब और सभी लोगों को सामूहिक प्रयास किए जाने? इसलिए मैं इसलिए ये सोचता हूँ क्योंकि ये सब
जो पुराना फ्यूडल कल्चर था उसका पार्ट है ये। अब जिन लोगों ने ये चीजें यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के वक्त, वो अपने देश में ये सब नहीं प्रैक्टिस करते हैं जो हम उनके आड़ में करते हैं। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े कॉन्वॉयज, वर्ल्ड में किसी भी आप सिविलाइज पढ़े लिखे देश में जाइए, इस प्रकार की चीजें देखी नहीं जाती हैं। वहाँ प्रधानमंत्री भी एक सामान्य आदमी होता है, राष्ट्रपति भी एक सामान्य आदमी होता है, जजेस भी सामान्य होते हैं। वहाँ पर हर नागरिक का उतनी ही इज्जत है जैसे कि दूसरे की है। हम रोटरी क्लब की मीटिंग में जाते थे अमेरिका में 1982 में, हमको याद है जजेस भी आते थे। अब जैसे जबलपुर में जजेस आते हैं तो आप लोग उनको आगे बैठाते हो, वहाँ ऐसा कोई कल्चर ही नहीं था। जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा। सब एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाते थे। तो वहाँ इंसान की कद्र है, उसकी मेहनत की कद्र है। मैं चाहता हूँ कि मेरा देश भी इसी लाइंस पे आगे बढ़े, जहाँ इंसान की कद्र हो, उसकी मेहनत की कद्र हो। सोशल मीडिया में भी काफ़ी तारीफ हुई है इसकी कि आपने जो है इतना बड़ा एक परिचय दिया है, क्योंकि हमारे देश में अगर देखा जाए तो एक होड़ लगती है वीआईपी ट्रीटमेंट लेने के लिए, वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने वाले लोगों की। ऐसे में आपको लगता है कि ये संदेश वाकई में एक सकारात्मक संदेश रहेगा, कुछ लोग और फॉलो करेंगे, इवन आपके साथ के जो लोअर हाउस अपर हाउस के लोग? देखिए, फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे ये मेरे हाथ की बात नहीं है। मेरे हाथ की बात है कि मैं जिस चीज़ को ठीक समझता हूँ उसको फॉलो करूँ। लोग इसको उचित समझेंगे, गलत समझेंगे, अच्छा समझेंगे, ये लोगों के ऊपर है। मगर मैं अपने तरफ से अपने आप को वही चीज़ उसी प्रकार से मैं जीना चाहूँगा जिसको मैं ठीक समझता हूँ। और मेरा कहना है कि इंसान अच्छे से रहे, खुश रहे। जो सिक्योरिटी ज़रूरी है वो भी होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, जैसे कई दफ़े लीडर्स को भीड़ में जाना पड़ता है, उस वक्त सिक्योरिटी की आवश्यकता भी पड़ती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जजेस भी कई ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल केसेस बड़े बड़े कर रहे हैं, आतंकवादियों के केसेस कर रहे हैं, उनको आपको सिक्योर करना पड़ेगा। बट ये सब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो उनको जिनको आवश्यकता है। हमने सिक्योरिटी को फैशन बना लिया है इस देश में, और आज करोड़ों करोड़ों रुपए इस सिक्योरिटी पे हम खर्च करते हैं खाली उस फैशन को सस्टेन करने के लिए। कहीं ना कहीं इन चीज़ों में एक बदलाव आना चाहिए, सोच में बदलाव आना चाहिए कि हम सब इस देश के नागरिक हैं, सबका अपना अपना दायित्व है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और सब एक प्रकार से सामान्य नागरिक हैं। और किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ वो छोटा है। तनखा जी, पॉलिटिकल इश्यूज पे अगर आए तो अरुणाचल प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की रही है। आप उसमें जो है कांग्रेस की तरफ से वकील रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने एक सीट आपको दी है और आपने पूरी सरकार गिफ्ट में कांग्रेस आलाकमान को दे दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अकेला उसमें वकील नहीं था, कपिल सिब्बल साहब भी थे, दूसरे लोग भी थे। ये एक जॉइंट प्रयास था सबका, और इसमें कोई शक नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये ऐतिहासिक जजमेंट है। ये पहला केस है जिसमें गवर्नर पे जिस प्रकार की टिप्पणियां हुई हैं इसके पहले नहीं हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहला केस है जिसमें एक स्टेट को रीइंस्टेट किया, गवर्नमेंट को रीइंस्टेट किया गया है। तो एक प्रकार से ये एक ऐतिहासिक केस है, बहुत बड़ा केस है, और इसकी नज़ीर आगे के लिए है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है एनडीए गवर्नमेंट को इस केस को लेके खराब लग रहा होगा, बट प्रजातंत्र में कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ये लोग ही पावर में रहेंगे, आगे दूसरे लोग भी पावर में आएंगे। और ये दिस इज हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। और उस वक्त हो सकता है कि इस नज़ीर का उनको फायदा मिलेगा कि ये नज़ीर प्रॉस्पेरिटी के लिए है कि गवर्नर अपनी पावर मिसयूज ना करें, स्टेट गवर्नमेंट्स को अपना स्लेव ना माने, और स्टेट्स को फ्रीडम होनी चाहिए अपने गवर्नेंस के लिए। और जिस प्रकार से गवर्नर हावी हुए स्टेट के चीफ मिनिस्टर पे और कैबिनेट पे, वो बड़ा अनुचित सा प्रतीत हो रहा था। और आज भी मुझे अनुचित लग रहा है जिस प्रकार से गवर्नर ने उनको कहा सैटरडे तक आप 2 दिन का समय दे रहे हैं, आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। अभी तक उनको स्थापित भी नहीं किया होगा ठीक से एज चीफ मिनिस्टर। उस व्यक्ति को तो हराने की साजिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आई एम श्योर जनता देख रही है, ये बीजेपी के लिए कोई अच्छे संदेश नहीं है, और इसका परिणाम फिर उनको भोगना पड़ेगा आगे चल के। तनखा जी, बिजनेस स्टैंडर्ड ने आपके लिए लिखा है कि कांग्रेस में अदालत में लड़ने वाला एक और नया योद्धा है आपको। क्या आप मानते हैं कि अब जो है पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए लगातार अब जो है इसी तरह की आपकी भूमिका रहने वाली है? हम तो कांग्रेस
कांग्रेस की तरफ से कम 20, 25, 30 साल से बड़े बड़े मुकदमे कर रहे थे। हो सकता है कि रिकग्निशन अब मिल रहा है, पर कार्य तो बहुत पहले से हम कर रहे थे। जबलपुर के मामले में अगर देखा जाए तो काफ़ी पिछड़ेपन की बात होती है, पिछड़े शहरों की बात होती है, तो जबलपुर सबसे हाईएस्ट पे रहता है। आपको कभी दुख नहीं होता? मैं तो कितने बार बोल चुका हूं कि मुझे बहुत दुख है। मैंने पूरा लोकसभा का चुनाव इसीलिए लड़ा था कि मैं उस दुख को प्रकट कर रहा था। मेरे को कोई व्यक्तिगत उससे लाभ नहीं था कि मैं लोकसभा का मेंबर बन जाऊं। मैं तो जबलपुर की बात कर रहा था और मेरे को दिल में कशिश है कि जबलपुर को वो प्राथमिकता और वो इम्पोर्टेंस कभी नहीं मिल पाई जो कि दूसरे प्रदेश शहरों को मिली इस प्रदेश में। जबलपुर आज भी बहुत मानों में पिछड़ा है। यहाँ ऑफिसेस आए नहीं है, यहाँ से गए हैं। आज यहाँ का बच्चा पढ़ लिख लेता है तो उसको कोई एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं दिखता है। अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जबलपुर में कोई आए नहीं है। जबलपुर नहीं तो एक वक्त सेंटर ऑफ एजुकेशन होता था। इंडस्ट्री कोई नई आई नहीं है। जो पुरानी इंडस्ट्री है वो आर्मामेंट इंडस्ट्री है, जो कि वो डाइंग इंडस्ट्री है, उसमें कोई नई बात नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं जबलपुर को एक नई सोच और नई उमंग के साथ सामने आना पड़ेगा, अपने यूथ के लिए आना पड़ेगा। हमारे यहाँ के जो एक ट्रेन भर के लोग रोज शाम को नागपुर जाते हैं इलाज के लिए, हमको अपने अस्पताल इतने अच्छे बनाने पड़ेंगे कि जिससे कि यहाँ बाहर जाने की लोगों को आवश्यकता ना पड़े। कहीं ना कहीं जबलपुर को बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है और मैं चाहूँगा कि सबके साथ मिलके हम लोग ये प्रयास करें। मैं इन प्रयासों को पार्टी से ऊपर उठ के मानता हूँ। ये कोई व्यक्ति का प्रयास नहीं होता है, ये शहर का प्रयास होता है और मैं चाहूँगा कि हम लोग सब मिलके एक नया जबलपुर की परिकल्पना करें। मेरा ओथ अभी तक शपथ नहीं हुई है। 18 तारीख को मैं शपथ लेने जाऊँगा। उसके बाद जबलपुर के लिए बहुत सारी बातें मैं सोचूंगा, प्रदेश के लिए सोचूंगा, देश के लिए सोचूंगा। पार्लियामेंट में भी मैं कई हेल्दी ट्रेडिशंस को अपने तरफ से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उमंगें हैं। कितना कर पाता है ये समय बताएगा। पेटीएम की सौगात आपने जबलपुर को तब दी है जब आप किसी भी पद पर नहीं थे। अब सांसद बने हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं जबलपुर के लोगों की है। किस तरह का शहर, किस तरह की परियोजनाएं, किस तरह के प्रोजेक्ट के साथ आप जबलपुर को देखना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जबलपुर को एक बड़ा एडवांस्ड वेल इक्विप्ड मेट्रो की तौर से देखना चाहता हूँ, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है, जहाँ हेल्थ की लिए जो हॉस्पिटल्स जो उपलब्ध हैं वो अच्छे हों, जहाँ एजुकेशन अच्छी हो, जहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जो एक अच्छे बड़े मेट्रो का जो कल्चर होता है वो जबलपुर में आना चाहिए। जी, एक सांसद पहले से ऑलरेडी जबलपुर में है, पिछले 1.5 दशक से। उनकी भूमिका को किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे, रेखांकित करेंगे अगर देखा जाए तो? देखिए, मैंने उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ा है और इसलिए मेरे को उनके कार्य पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये मेरा टिप्पणी करना ठीक बात नहीं होगी और मैं चाहूँगा अपने तरफ से, मैं चाहूँगा कि हम उनका भी एडवांटेज लें, क्योंकि वो भी एक सांसद हैं और जबलपुर को पूरा फायदा उनका भी मिलना चाहिए। हमारा जैसे मिलना चाहिए वैसे उनका भी मिलना चाहिए। और हम लोग दोस्त हैं, हम लोग कोई दुश्मन नहीं है। हम लोग सब इस शहर के रहने वाले हैं। ये एक नया वातावरण रहे जिसमें हम लोग सब मिल के काम कर सके। क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में जबलपुर के दोनों सांसद 1 और 1 11 की भूमिका में रहें? मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट मेरा उद्देश्य ही जबलपुर का विकास है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबके साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ, इंक्लूडिंग राकेश जी के साथ। जिस प्रकार से मानसून का सत्र आने वाला है, क्या कोई फोकस आपका रहेगा कि जबलपुर या इस आसपास के रीजन को लेकर कि कौन से मुद्दे जो है? देखिए, पार्लियामेंट में लोकल फोकस बहुत ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि पार्लियामेंट में तो नेशनल फोकस होगा। वहाँ जहाँ मैं जुडिशरी की बात करूँगा, गवर्नेंस की बात करूँगा, बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बात करूँगा। पार्लियामेंट में आपको बाय एंड लार्ज नेशनल इश्यूज भी बात करनी पड़ती है, लोकल इश्यूज भी बात की जाती है, बट वो सीमित होता है। आपके निर्वाचन के बाद एक कांग्रेस में नया उत्साह का संचार देखा गया है। ये भी कहा जाने लगा कि अब जो है पावर सेंटर का बड़ा पावर सेंटर तनखा जी का बंगला रहेगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सीएम कैंडिडेट की भी बात होती है कि क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये उत्साह जो है चुनाव तक बरकरार रहेगा? देखिए, ऐसा है, ना तो मैं पावर सेंटर हूँ, ना मैं किसी पोस्ट का कैंडिडेट हूँ, ना हो सकता हूँ। मैं नया सांसद बना हूँ। एक ही मेरा उद्देश्य हो सकता है कि इस 6 साल में मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ करूं
और जहां तक कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सक्षम सीनियर लीडर हैं जिनको मैं सक्षम मानता हूं, जिनके साथ मेरा जुड़ाव है। लेकिन वो तो आपको सक्षम मानते हैं। नहीं, वो एक अलग विषय है, बट सक्षम मेरे फील्ड में मानते हैं, कानून की फील्ड में मानते हैं, और उनका मैं बहुत आदर सत्कार करता हूं। मैं तो चाहूंगा उनमें से कोई चीफ मिनिस्टर बने। विवेक जी, आखिरी सवाल ये है कि जनता को आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है, जबलपुर की जनता ने, आप लोकसभा के कैंडिडेट रहे हैं, आप राज्यसभा में जो है बाकायदा अपर हाउस में जा रहे हैं एक मेंबर के नाते। नहीं, जनता के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा यही संदेश है कि देखिए, जब मैं राज्यसभा में गया हूँ, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो किसी शहर का नहीं होता है, ये तो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो मैं स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका वहां निभाऊंगा। इंसिडेंटली हमारा शहर एक उद्देश्य होता है, वो एक अलग इशू है, क्योंकि शहर से हमारा लगाव है, बट मेरी भूमिका एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव की होगी, और उस भूमिका को मैं अपने तरफ से जितने अच्छे से कर सकूंगा मैं करने की कोशिश करूंगा। ये आखिरी सवाल ये है कि आने वाले चुनाव को लेकर क्या माहौल आपको नजर आ रहा है, क्या कांग्रेस एकत्र है, क्योंकि लगातार ये बात कही जाती है कि गुटबाजी बहुत है, आने वाले समय में बहुत चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने। आप आज की तारीख में कहाँ देखते हैं कांग्रेस को? देखिए, गुटबाजी तो सब पार्टीज में होती है, और ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक पार्ट होता है, इसलिए कांग्रेस को इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से अलग नहीं हो सकती। बट जिस प्रकार से सब लोग ने एकता दिखा के मुझे जिताया, कहीं ना कहीं वहां एक आशा की किरण सामने आई है कि कांग्रेस संगठित होके अगला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। शिवराज जी की सरकार के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 15 वर्ष के बाद किसी भी सरकार को अगला चुनाव जीतना बहुत कठिन होता है, क्योंकि लोग में एक थकान आ जाती है। अल्टीमेटली वो जितना सोच सकते थे, जितना कर सकते थे, वो कर चुके हैं। इसके आगे किसी भी व्यक्ति को आगे सोचने की क्षमता होती नहीं है। हम जिसको कहते हैं वोटर फैटिग, तो वोटर फैटिग आएगा। कांग्रेस अगर उस वोटर फैटिग का एडवांटेज ले सकेगी, और लेना चाहिए, तो कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। अगला चुनाव मेरे मत से कांग्रेस का चुनाव होगा। तनखा जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, जो तमाम पहलुओं पर हमसे चर्चा कर रहे थे, और ये दावा भी जरूर कर रहे थे कि कांग्रेस अगर एक संगठित होकर काम करेगी, संगठित होकर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच जाएगी, तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप देखते रहिए हैप्पी न्यूज़।